नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। G7 समिट, दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की बैठक जो इस बार कनाडा में आयोजित हुई। इस समिट में भारत को भी विशेष आमंत्रण के तहत शामिल किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस समिट से जुड़ी एक अहम मुलाकात जो दुनिया भर की नजरों में थी, वो आखिरकार नहीं हो सकी। ये मुलाकात होनी थी पीएम मोदी और ट्रंप के बीच। मुलाकात खास इसलिए भी थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और ट्रंप पहली बार मुलाकात करने वाले थे। दोनों की मुलाकात को लेकर कूटनीतिक हलकों में काफी उत्सुकता भी थी, पर समिट को बीच में ही छोड़कर अचानक डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए। अब ट्रंप के अचानक से लौटने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि इजराइल ईरान के बीच युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और ट्रंप ने संकेत भी दिया कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या है ट्रंप का यह संकेत? आज इस पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीच में समिट को छोड़कर ट्रंप वापस तो लौट गए, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा हो सकता है? देखिए, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होने जा रहा है और ये होने जा रहा है कि इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री होने जा रही है और हो सकता है आज रात ही इसका नमूना देखने को मिल जाए। अचानक से वो निकले। मैक्रो ने ये मीडिया में कह दिया कि शायद वो इजराइल और गाजा के बीच जो है सीज फायर कराने के लिए। हालांकि लोग मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ट्रंप बड़बोले नेता हैं। वो हर जगह सीज फायर करवाने में लगे हुए थे कि भाई मैं आऊंगा तो गाजा और इजराइल के बीच सीज फायर करवा दूंगा। मैं चुनाव जीता तो अगले दिन ही रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवा दूंगा। वो तो हो नहीं सका। फिर आपने क्लेम कर दिया कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया। तो उसी सिलसिले में लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अचानक से उठ के भाग के इसलिए आए क्योंकि वो इजराइल और ईरान में सीज फायर करवाने के लिए। लेकिन ये सीज फायर नहीं, यहां तो खेल उल्टा हो गया। वॉशिंगटन पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानियों, ईरान छोड़ के निकल लो क्योंकि अब हम आने वाले हैं। ये साफ साफ संकेत है जी। और उसके बाद जो खबर आई कि वॉशिंगटन पहुंच के ही हैड अ मीटिंग इन द सिचुएशन रूम। सिचुएशन रूम क्या है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो बड़े बड़े अधिकारी वहां इमीडिएट डिसीजन, इमीडिएट चीज और सारी चीजें पूरा का पूरा जो वॉर का जो पूरा सिचुएशन है वो लाइव फीड वहां से आता रहता है। आपने कई सारे फिल्मों में इस तरह के चीज़ों को आपने देखा होगा कि भाई सिचुएशन रूम उस तरह का बना हुआ है। हालांकि तो फिल्म में बनाता है, लेकिन जहां तमाम लोग बैठ के अगले कदम के ऊपर डिसीजन लेते हैं वो सिचुएशन रूम कहलाता है। और डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में है। मतलब सीज फायर का कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। अब ईरान के ऊपर अमेरिका का भी हमला होने वाला है जी। कारण क्या है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा साफ साफ कि हम किसी भी कीमत पे ईरान को ये अलाउ ही नहीं करेंगे कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन हो। किसी मुस्लिम मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन हो, ये इजराइल के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा है, यूरोप के लिए खतरा है। तो पहली चीज तो ये। अब न्यूक्लियर वेपन पे तो मुझे याद आ गया, ये मौलाना मुनीर अभी तक वो पाकिस्तान वाला, वो अभी तक अमेरिका में ही है जी। हाँ। आप ये देखिए इसके लोग क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब लगा देंगे। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ईरान के साथ खड़ी है और इनका फील्ड मार्शल कोट टाई पहन के वहां ऐश मौज कर रहा है। कहां? अमेरिका में। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, कुछ वीडियोस आ गए हैं जहां जहां जा रहा है ये, वहां पाकिस्तानी बोल रहे हैं
कि किलर बुचर ऑफ पाकिस्तानीज, गो बैक गो बैक। उसको कह रहे कि पाकिस्तानियों के कसाई, तो हिंदी भी बोलते हैं ना, उर्दू। तो ऑडियो भी कैच हो रहा है, जहां जहां वो जा रहे हैं वहां बेइज्जती हो रही है। आप देखिए, आपके घर के बगल में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और फील्ड मार्शल, जो काम कोई बताया था, कोई कांग्रेस वाले भी कि पाकिस्तान को विक्ट्री डे सेलिब्रेशन के लिए बोला, वो तो 14 तारीख को खत्म हो गया। 12 तारीख से आज 17 तारीख हो गया, आप वहीं फंसे हुए हो, आपको वापस नहीं आना, जबकि स्थिति खराब हो रही है। जी। मतलब अमेरिका ने उसको बुला करके वहां बिठा लिया कि तुम इधर ही रहो, तुम इधर ही रहो। ये ईरान और इजराइल के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं होना है, और अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने ईरान से जो उसका जो बॉर्डर, जो बलूचिस्तान के पास जो मिलता है, उस सारे तमाम बॉर्डर्स को इन्होंने सील कर दिया है। अब देखिए कि वहां से अब पेट्रोल भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो ईरान को तो पाकिस्तान ने दे दिया धोखा। यही इस पाकिस्तानी कौम की असलियत है, ये सबको धोखा देने वाली कौम है, और इसलिए वहां एक अलग तरह का माहौल पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। लेकिन वापस इधर आते हैं, क्यों अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है? क्योंकि आपने एक दिन पहले अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट कर लिया। अमेरिकन एम्बेसी तेल अवीव के अंदर जो है उसको बंद करना पड़ा। फिर आप वहां पहुंच गए, और मैं आपको बता दूं, ईरान ऑलरेडी इट हैज लॉस्ट द वॉर। ये 5वां दिन है आज जब मिसाइल एक दूसरे पे अटैक हो रहा है। इजराइल ने कहा कि हमने ईरान के तमाम एयर स्पेस को अपने कब्जे में ले लिया है, हम कभी भी कहीं भी कैसे भी जाकर के आप कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद भी न सऊदी अरब, न यूएई, न तमाम जो बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं वो इनके साथ खड़ा नहीं होता दिख रहा है। सब डिप्लोमेटिकली अपना कुछ कुछ बयान देकर के निकल जा रहे हैं। और जॉर्डन ने तो कमाल कर दिया कि वो इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस खुला छोड़ दिया और ईरानियों के लिए पाबंदी लगा दी। तो आप देखिए कि किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि सारे लोग भाग लो, क्योंकि फिर भागने का मौका नहीं मिलेगा, रिजीम चेंज होगा। और ये बताया जा रहा है कि ये जो इनके सुप्रीम लीडर ये खमनाई, ये किसी बिल में जाके छिप गया है, वो किसी टनल के अंदर है, गुफा में अंदर, खुद नहीं सारे परिवार को लेकर के चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन, और मोटिव क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वे न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड में अमेरिकन और इजरायली फोर्स वो उतरेगी। और उसके बाद तो जितने भी इन लोगों ने यूरेनियम का जो खजाना बना करके रखा हुआ है, जो उनका गोदाम है, जितने भी न्यूक्लियर ठिकाने हैं, वहां से सारी चीज़ों को वो उठा करके कहीं और ले जाएंगे, और ये सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको खत्म और उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। ये खबर आ रही है। लेकिन इजराइल, आप देखिए, लोग कह रहे भाई इजराइल इजराइल इजराइल, भाई ईरान को मार ही रहा है, उधर यमन को भी मार दिया, क्योंकि यमन वाले उधर से भी कुछ मिसाइल चला दिया था इन लोगों ने। यमन जो है शिया कंट्री है, तो यमन के ऊपर भी हमला। तो ईरान एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जब पहले दिन से अब तक द इंटेंसिटी ऑफ अटैक फ्रॉम ईरान साइड, उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले दिन इन लोगों ने 400 मिसाइल मार दिया, फिर 200 घट के हुआ, फिर घट गया,
अब धीरे धीरे इसका मतलब ये है कि 5 दिन के अंदर ईरान के असला बारूद जो है वो ठंडे पड़ रहे हैं। कहां से मदद आएगी? पुतिन को पहले ही ट्रंप ने फोन कर दिया। आप देखिए, अगर रूस से ईरान को सप्लाई होता है मिसाइल, तब तो अमेरिका फ्रीली फिर तो यूक्रेन को भी मिसाइल सप्लाई करना शुरू कर देगा। एक और बॉर्डर खुल रहा है, चीन उधर फंसा हुआ है। ताइवान और चीन के बीच कभी भी खबर आ सकती है कि वहां बवाल मच रहा है। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है और मुझे लग रहा है कि आज की रात बड़ी ही डिसाइसिव होने जा रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग को छोड़ के आए हैं, उससे लग रहा है कि अमेरिका आज रात इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो G7 शिखर सम्मेलन बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन लौट रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान और इजराइल के बीच समझौता कराने नहीं वापस लौट रहा हूं, कुछ उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। अब देखना होगा कि बड़ा आखिर क्या होता है, क्योंकि युद्ध जारी है। ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी भी दे रहे हैं। खामनेई को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करना चाहिए और तेहरान के निवासियों को तुरंत शहर खाली करना चाहिए। अब देखते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।